अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज की जो अहम ख़बरें हैं आप तक ज़रा पहुँचाते चलें और उस पे अपना तबसरा भी। 3 शराइत का इमरान खान साहब ने हवाला दिया कि जी 2 साल पहले उनको क्या कुछ ऑफ़र किया गया था, तो उस पर बात करेंगे। और इमरान खान का आगे जवाब क्या रहा था, उस पर गुफ्तगू होगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, जो कि आज मखसूस नशिस्तों का के हवाले से जो समाअत हुई थी, जो कि 16 जून तक बहरहाल उसको मुलतवी तो कर दिया गया है, बट जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा के जो रिमार्क्स थे उस पर ज़रा आज वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बहुत ही जजेस की तरफ से जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं वो बड़े परेशान कुन भी हैं। और उससे अंदाज़ा कुछ ऐसा होता है कि शायद जो आईन पाकिस्तान है उसके हवाले से या तो जो बुनियादी उसूल हैं उनसे बड़े नावाकिफ़ कुछ हमारे जजेस जो हैं वो साउंड करते हैं, एटलीस्ट उनकी गुफ्तगू के ज़रिए ही। आज की समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे 2 साल पहले कोई 3 शराइत मेरे सामने रखी गई। नंबर 1 ये थी कि 3 साल के लिए पीछे हट जाओ और मौजूदा निज़ाम को चलने दो। इमरान खान साहब ने आगे बहरहाल जवाब दिया कि मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूँगा। ये इमरान खान साहब का जवाब था। दूसरी शर्त ये थी कि 26वीं आईनी तरमीम को कबूल करने का भी उन पर जोर डाला गया। उनका जवाब ये था कि मेरी जद्दोजहद कानून की हुक्मरानी के लिए यानी कि रूल ऑफ लॉ के लिए है और 26वीं आईनी तरमीम इसके ऐन मुनाफी है। लिहाजा वो भी शर्त उन्होंने मुस्तरद कर दी। फिर इमरान खान साहब को ऑफ़र किया गया कि 9 मई पर वो माफ़ी मांग लें और उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब 9 मई पे वो कहते हैं कि जो मुझसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जा रहा था, इमरान खान साहब ने उस पर जवाब दिया कि 9 मई से मुतालिक जो CCTV फुटेजेस है जिन्होंने चुराई हैं वो माफ़ी मांगे। ख़वातीन की जो हुर्मतें हैं उसको पामाल किया, लोगों के घरों के तकद्दुस को तबाह किया, सियासी वर्कर्स को उठा उठा के जेलों में डाला गया, सियासी वर्कर्स को शहीद किया गया। सो इस पर इमरान खान साहब बहुत क्लियर हैं कि वो बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगेंगे। माफ़ी उल्टा उन लोगों को मांगनी चाहिए कि जिन्होंने 9 मई के वाक़यात की जो CCTV फुटेजेस हैं वो चुराई हैं। सो तीनों शराइत इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दी। अब आगे चलते हैं। अब अलीमा खान साहिबा की जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि अलीमा खान साहिबा की जो गुफ्तगू थी कि इमरान खान साहब से आप हमारे भाई से क्या चाहते हैं और कुछ लो कुछ दो की जो बात हो रही थी वो उस पर बहुत ज़्यादा बहस इस मुल्क में छिड़ चुकी है। कॉलम्स पे कॉलम्स लिखे जा रहे हैं और बड़े तज्ज़िये तबसरों पे ये बात बड़ी ज़्यादा इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि शायद अलीमा खान साहिबा ने ये ऑफ़र करके एक NRO मांगने की कोशिश की अपने भाई के लिए। इमरान खान साहब ने आज अली ज़फ़र साहब ने जो बात सामने रखी उसमें इमरान खान साहब ने ये बात क्लियर कर दी कि वो कौमी यकजहती के लिए इस्टेब्लिशमेंट के लिए उनके दरवाजे तो मुज़ाकरात के लिए खुले हैं, लेकिन वो कुछ लो कुछ दो का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो अगर कुछ लेना कुछ देना होता तो वो 600 दिन तक जेल में ना होते, वो पहले ही कर चुके होते। सो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कुछ लो कुछ दो पे एक शख्स तो ऐसा अब मिल गया है, एक आउट ऑफ सिलेबस एक शख्स जो है वो मिल चुका है इन लोगों को कि जो मान ही नहीं रहा। तो इमरान खान बहुत क्लियर है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, अपने लिए बात नहीं करनी, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करनी है और यकजहती के ऊपर बात करनी है। तो उसके लिए उनके साथ बराह रास्त उनके साथ ज़ाती तौर पे वो डायरेक्टली जो है आके मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन वो किसी और से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और बाबर अवान साहब भी जिस तरह कहते हैं कि उनसे मुलाकात के बाद इमरान खान ने कहा आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान हूँ। आज यही खबर कुछ लो कुछ दो के हवाले से बड़ी डिफरेंटली आज प्रेजेंट की गई। जियो न्यूज़ जो है वो कहता है कि अली ज़फ़र साहब के बयान को कोट करता है, उसने कहा कि कुछ लो कुछ दो जो है वो नहीं होगा। इमरान खान साहब ने ये कहा और वीडियो पैगाम भी अली ज़फ़र साहब का जो सामने आया था उसमें यही बात की गई थी कि 600 दिन से ज़ायद मैं शायद फिर जेल में ना होता कि अगर मुझे कुछ बारगेन और इसी हवाले से कोई डील की तरफ जाना था। एक्सप्रेस न्यूज़ ने ये ऑनलाइन जिस तरह से खबर लगाई कि जी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान साहब बातचीत के दरवाजे उन्होंने खुले रखे, पाकिस्तान की खातिर कुछ लो और कुछ दो के लिए तैयार हो इमरान खान। अली ज़फ़र साहब ने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। एहसन इकबाल साहब जो कि वफाकी वजीर है वो कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो इमरान खान का गारंटर बन सके। अब पहले अगर दफ़ा आप ये जुमला सुने, एहसन इकबाल साहब का ये बयान सुने, तो आपको ऐसा लगता है कि शायर इस शेर में शायद अपने लिए गारंटी मांग रहा है, अपने लिए गारंटर्स मांग रहा है, अपने लिए वो यकीन दहानियाँ मांग रहा है कि अगर इमरान को आपने जेल से बाहर निकाल दिया तो फिर हमारा क्या होगा। सो लिहाजा वो सारी एक फ्रस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट ज़रूर करता है एहसन इकबाल साहब की इस बयान में कि
कि जहाँ पर आप कहें कि जी उसका कोई दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि इस शख्स की जो है वो उसका गारंटर बन सके, इसकी कोई गारंटी दे सके। अब भला गारंटर्स जो है वो तो उन लोगों को ज़रूरत होते हैं कि जो डील्स करें, जो कि एक गुलाम माइंडसेट के होते हैं। अब आपको पता है इमरान खान जो इस वक्त 600 एज वी स्पीक 662 दिन तो उसको जेल में हो गए। सो 663 दिन की तरफ जो आ रहा है और जो अभी भी इस हद तक डटा हुआ है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान में वो जिस तरह से एक शख्स वाहिद नज़र आ रहा है इस वक्त कि जेल में वो सोबतें भी बर्दाश्त करने को तैयार है इस पाकिस्तान की आवाम के लिए। जो कि वो मोहम्मद अनीफ साहब की बात याद आई कि जी मुझसे मार्केट में लोग पूछते हैं कि इमरान कब बाहर आएगा, तो मैं पूछता हूँ कि आप कब बाहर आएंगे। तो लोग तो ये कौम तो बाहर नहीं निकल रही उसके लिए, लेकिन वो शख्स कौम के लिए जेल में बैठा हुआ है। आपको ये ज़रूर, और जो ये एहसन इकबाल साहब की बयान है कि गारंटर जो है उसका कोई भी नहीं है इस शख्स का पूरे दुनिया भर में, गारंटर उसको ज़रूरत नहीं होती कि जिसके पीछे आवाम खड़ी हो। उसकी गारंटर्स जो हैं वो मुल्क की वो करोड़ों आवाम है कि जिनको इलेक्शन से एन इलेक्शन से कबल डिसनफ्रेंचाइज कर दिया गया इलेक्शन सिंबल लेकर एक सियासी जमात से। और वो लोग, वो तमाम जो आवाम थी, वो बावजूद उसके कि उसकी जमात के आपने जो कैंडिडेट्स है उसको इतने सारे सिंबल्स जो है वो अलॉट करती है, लेकिन बावजूद उसके उसकी जमात स्वीप कर देती है इलेक्शंस। और उसके बावजूद भी अगर आप अवामी फैसला मुस्तरद करके उसकी जमात को हुकूमत बनाने ना दें, अवाम ने अपना फैसला दिया था, अवाम गारंटर्स हैं इस जमात के, और अवाम का ही वो बहरहाल नज़र आ रहा है कि अवाम की जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वो बहरहाल वो शख्स करता है। सो वो आज़ाद ये लोगों की निशानी है कि जो जेल में इतना अरसा भी गुजार दें और जिनको गारंटर्स भी जिनके लिए ना हो कोई, और वो नेचुरली वो सऊदीज़ और कतरीज़ जो गारंटर्स हैं वो कभी भी उनको तरजीह नहीं देगा, वो अपनी आवाम को तरजीह देता है। और आवाम ने भी मेरे ख्याल से उसी को पिक किया था और उसी के गारंटर्स के तौर पे इस मुल्क की आवाम नज़र आती है। सो आज़ाद लोगों को गारंटर्स नहीं चाहिए होते हैं। आज़ाद लोग जो है वो एक ऐसे माइंडसेट के मालिक होते हैं कि जिनको कभी भी गुलामी के अंडर जो है वो ज़िंदगी नहीं गुजारते। दे गो बाय देयर ओन रूल्स। एंड यहाँ पर जो करोड़ों वोटर्स थे वो मेरे ख्याल से, और यहाँ पर उनके जो गारंटर्स थे वो करोड़ों वोटर्स थे कि जिन्होंने अपने वोट के ज़रिए उसके तमाम नुमाइंदगान को, उसके तमाम हैंड पिक जो लोग थे उनको जितवाया था। और उसी हवाले से मैं आपको ज़रूर बताती चलूँ कि वो अभी इलेक्शंस में खुद नहीं लड़ा था। इमेजिन कीजिए आप कि अगर वो खुद लड़ता और अपने उसके बंदों के बजाय वो खुद आगे आता तो क्या हाल होता। वो लीडर के जिसके लिए लोग तैयार हों गारंटर्स बनने के लिए और लोग कहें कि जी हम इसके गारंटर्स हैं, उस शख्स के नाम पर रेड लाइन लगाना ये भी मज़ह का खेज़ है। ये हमें बताया जा रहा है कि जी फ़ौजी क़यादत नफ़रत करती है इमरान खान से। और ये हमारे कुलीग हैं मुनीर फ़ारूक साहब, उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में, और उसके उनकी स्टेटमेंट पे जो कि आज भी वो अपनी बयान पे कायम है, मेरे प्रोग्राम में भी थे, और उन्होंने कहा कि मैं आज भी अपने बात पे कायम है और रेड लाइन जो है वो फ़ौज जो है लगा चुकी है इमरान खान साहब के नाम पे। और मैंने कहा कि माजी में बड़ी एक हमारी तो एक हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लीडर्स और बड़े बड़े सियासतदान, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे रेड लाइन लगाई गई। उसके बाद भी फिर आपने देखा कि वो वज़ीर आज़म जो हैं वो मुंतखब हुई। मियाँ नवाज शरीफ साहब का यही हाल है, रेड लाइन लगाई गई। लेकिन रेड लाइंस तो इस मुल्क में परमानेंट होती ही नहीं है। रेड लाइंस जो है वो किस तरह से मिटती है, अगर आप 30 साल के लगभग हैं तो आपने कोई 3-4 बार जो है वो देख लिया होगा रेड लाइंस मिटते हुए। और अगर आपकी उम्र जो है वो 50 साल से ऊपर है तो आपने इससे कहीं ज़्यादा रेड लाइंस जो है वो मिटती हुई देखी होंगी। और ऐसे शख्स के हवाले से आप कहें कि उसके नाम पे क्रॉस लगा दिया है और उसके नाम पे रेड लाइन है, जो कि रिप्रेजेंट करता है उन करोड़ों आवाम को। और वो स्पेशली जो नौजवान तबका है कि जो कि उसके साथ, उसकी आवाज़ के साथ वो रेजोनेट करते हैं, वो आप उन लोगों के साथ ना तो एंगेज करना चाह रहे हैं और लोगों के आप फैसले को मुस्तरद करें जो कि अगले 30-40 साल तक डोमिनेट करेंगे। तो रेड लाइंस परमानेंट नहीं होती, रेड लाइंस मिटती हुई भी नजर आती हैं। और रियासत जो है वो, आज साद रसूल साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि रियासत का दिल बहुत बड़ा होता है और रियासत ने हमेशा से ऐसी गुंजाइश रखी है, माजी में भी तारीख गवाह है इस बात की कि रियासत हमेशा ऐसी कुछ लो कुछ दो के पॉलिसी की तरफ आती है ताकि वो कौमी धारे में वो उन इंडिविजुअल्स को या सियासी जमातों को वो रख सके और वो एक आइन और कानून के एम्बिट में
उनको उन जमातों को या इंडिविजुअल्स को रखा जा सके। और ये इसकी बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स, चाहे वो पीटीएम हो और दीगर इंडिविजुअल्स या जमातें, वो आपको उसका एक मुंह बोलता सबूत भी नजर आता है। तो रियासत कभी भी फॉर गुड या फॉर लॉन्ग टर्म इस तरह से नहीं कर सकती। रियासत हमेशा ऐसी कोई गुंजाइश रखती है और इवेंचुअली आपने आके अपने लोगों के साथ आपने एंगेज करना होगा। हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो रिव्यू पिटिशंस हैं उसकी समाअत, जो कि 16 जून तक मुलतवी तो हो गई है बहरहाल, लेकिन आज उसमें बड़े इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें सामने और बड़ी हैरान कुन भी थी, बड़ी परेशान कुन भी थी। जब जजेस, आपको पता है, एक तरफ जजेस जो है वो बता रहे हैं हमें इस केस के दौरान के 12 जुलाई तो गुज़श्ता साल एक हमें अक्सरियती फैसला नज़र आया मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, और जो कि बताया गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिल जानी चाहिए। उस फैसले पर 13 जजेस का फैसला था। वो फैसले पर अमल दरामद तो बहरहाल नहीं हुआ, लेकिन अमल दरामद से पहले वो रिव्यू की तरफ मामला चला गया, और ये तारीख में पहली बार हो रहा है। रिव्यू और ईसीपी को अगेन अकाउंटेबल भी नहीं ठहराया गया। ईसीपी के हवाले से बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से ज़रूर बताई गई कि जी उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा की और तसलसल के साथ गलतियां हुई, लेकिन उसने कंटेम्प्ट उसके ऊपर जो है वो किसी ने उसकी तरफ प्रोसीड नहीं किया। आज जजेस जो है वो हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितनी कितनी उनसे टेक्निकल गलतियां हुई हैं, और जिस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह थे उन्होंने अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा और आज़ाद कैपेसिटी में इलेक्शन लड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो जमात रही, अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बावजूद भी फरीक नहीं थी, और बहुत सारी हमें चीज़ें जो है वो गिनवाई गई। लेकिन आज लग रहा है बज़ाहिर इट सीम्स दैट जजेस आर इन अ हेस्ट, आर इन अ हरी, और बहुत जल्दी है उनको। आज फैसल सिद्दीकी साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, उनसे आज पूछा गया कि आप उनसे बल्कि कहा गया, जैसे ज़मीनुद्दीन साहब जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि आपकी बुनियाद जो है वो बड़ी गलत है। तो उन्होंने कहा आपने मेरा आर्ग्यूमेंट सुना नहीं है और आप कह रहे हैं कि मेरी बुनियाद गलत है। तो आर्ग्यूमेंट की बुनियाद जो है वो उस वक्त हो जब आपने आर्ग्यूमेंट सुना हो एटलीस्ट। इसके साथ साथ ही जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा का एक मोस्ट डिस्कस्ड उनका जो रिमार्क्स है, जब उन्होंने ये कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया वोट बुनियादी हक है, जबकि ये बुनियादी हक नहीं। जस्टिस साहिबा के इस रिमार्क्स से अंदाजा होता है कि जो बुनियादी उसूलों के हवाले से वो कितनी बसद एहतराम, वो कितनी ना वाकिफ हैं। क्योंकि अगर वो कहती हैं कि बुनियादी हक ही नहीं है वोट कास्ट करना, तो लेट्स टेक हर बैक टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, हमारा जो आईन पाकिस्तान है, जिसका प्रीएम्बल ये कहता है कि whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust, and whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order. जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ये कहती हैं कि जी बेसिक राइट ही नहीं है अगर वोट कास्ट करना, वोटिंग जो है, तो फिर तो एक तरीके से जस्टिस साहिबा की बात पर एक तो खैर परेशानी तो बहुत हुई, और मेरे ख्याल से वो जो तमाम लीगल एक्सपर्ट्स ऑन बोथ साइड्स, वो इस वक्त लीगल एक्सपर्ट्स तो एटलीस्ट उनके समझ से बाहर का आज ये कमेंट था, ये रिमार्क्स थे जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा के, कि जब वो वोट को कुछ समझ ही नहीं रही हैं इस मुल्क में। और मेरे ख्याल से शायद मौजूदा जो हालात हैं और जो 1-2-3 साल से जो सिचुएशन है, शायद मुसर्रत हिलाली साहिबा ने भी अपने आप को एट पार वो उन मौजूदा हालात के साथ लेकर आ गई हैं कि जहाँ पर वो ये समझ रही हैं कि इस वक्त जो वोट है वो तो कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि हुकूमतें बनाना गिराना जो है वो तो जिस तरह से हो रहा है वो वोट की तो कोई इज्जत ही नहीं रही इस मुल्क में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ अलाइन होना मेरे ख्याल से एक जज को बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक केस सुन रहे हैं ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो उसके लिए आपको आईन पाकिस्तान के साथ तो एटलीस्ट अलाइंड होना, इस हद तक अलाइन होना चाहिए कि जहाँ पर आपको पता हो कि लोगों के हुकूक हैं क्या। और जब आप बुनियादी हुकूक की बात करती हैं, और जजेस के हवाले से ये क्या कहा जाए कि जहां जज साहब अगर खुद टेक्निकल गलतियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बता रहे हों कि जी अगर इनको शिकायत थी तो क्यों नहीं आ गए, हमारे पास क्यों नहीं आ गए, तो वो ऐसे उनके रिमार्क से ऐसा साउंड हो रहा है कि जैसे दे आर ऑब्लिवियस टू द ग्राउंड रियलिटीज के मौजूदा हालात क्या हैं, या 2-3 साल में हो क्या रहा था, इलेक्शन से पहले का सिनेरियो था क्या, इलेक्शन में जाने तक के जो है वो मामला क्या थे, किस तरह से लोगों को उठाया जाता है, उनके अपने घर में उनके अपने ब्रदर जजेस जो हैं वो किस तरह से शोर डाले हुए हैं, वो चीख चीख के बोल रहे हैं, वो खत पे खत लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि जी एक्सटर्नल प्रेशर्स है, हमें हमारा काम सर अंजाम नहीं देने दिया जा रहा, हमारे घरों में कैमरास लगाए जा रहे हैं, हमारे लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को हरासा किया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ जज साहिबान ऐसे हैं कि जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, या वो एक्सटर्नल प्रेशर से, वो जो होता है ना एलिफेंट इन द रूम, वो आंख बंद किए हुए हैं, उनको हाथी उस कमरे में नजर नहीं आ रहा,
اور وہ اس ہاتھی کی طرف دیکھنا نہیں چاہ رہے، لیکن ہاتھی اس وقت بہت پاورفل ہو گیا ہے اور نظام جس طرح سے چلایا جا رہا ہے، سو آگے اللہ ہی حافظ۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے۔